Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our basic classes of English language from 2015 to 2019. इस दौर की सारी फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने हैं। जब हम फ्रेजल वर्ब्स लर्न करते हैं तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि एक बार याद करें तो वो थोड़ी देर बाद फिर भूल जाते हैं। अब ऐसा क्या तरीक़ा अपनाएं, ऐसा क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हम यूज़ करें कि वो वर्ब्स और वो फ्रेजल वर्ब्स या वो इडियम्स या वो फ्रेजेस हमें हमेशा के लिए याद रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहें ताकि आपका बोर्ड से रिलेटेड स्टफ सारा तैयार हो जाए। आइए शुरू करते हैं पहले फ्रेजल वर्ब से। पहला फ्रेजल वर्ब है एक्ट अपॉन। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। एक्ट अपॉन का मतलब है किसी के सुझाव पर काम करना। अब ये सुझाव पर कार्य करना आपको दो तरह से एग्जामिनेशन में आता है। एक आता है सब्जेक्टिव फॉर्म में और एक आता है ऑब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन नहीं दिए गए होते, आपको अपने आप से पूरा यूज़ करके सेंटेंस में लिखना होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से कोई एक चॉइस करनी होती है। तो यहाँ पर हम दोनों ही पर्पसेस को सॉल्व करने की बात करेंगे। सबसे पहले है एक्ट अपॉन का मीनिंग। दूसरा हमारा मेन पर्पस होगा कि इसको माइंड में कैसे हमेशा के लिए सेव करें। तो एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, ये हमने याद रखा। अपॉन मीन्स अक्सर हम ऑन को किसी चीज़ पर आने के लिए या अपॉन को स्पीड में यूज़ करने के लिए प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इलॉजिकल हो सकता है, बेतुका हो सकता है, लेकिन याद करने के लिए कोई लिंक तो बनाना ही है। इसलिए हम यहाँ पर बना रहे हैं सुझाव, कार्य करना, अपॉन समबडी, समबडीज इंस्ट्रक्शन, समबडीज सजेशन। तो उसके ऊपर हम इसे यूज़ करेंगे। तो आई एक्ट अपॉन योर एडवाइस, आपने एडवाइस दी, मैंने उस पर एक्ट किया। तो एक्ट अपॉन किसी के सुझाव पर कार्य करना। तो अगर ये एरर में आता है, स्पॉटिंग एरर में, तो आप करेंगे कि नहीं भाई ऑन नहीं आना, अपॉन आना है। आमतौर से सुझाव पर, तो पर की इंग्लिश हम ऑन निकाल लेते हैं, तो हमें यहाँ पर एक्ट अपॉन करना है। तो एक्ट अपॉन मीन्स किसी के सुझाव पर काम करना। और इसका यूज़ आप इस तरह से बना सकते हैं कि I act upon my brother's advice। तो act upon को आप अंडरलाइन कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हम इसे पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, किसी भी टेंस में कर सकते हैं, चूँकि ये वर्ब है। बट बेटर टू से कि आप जो है जिस तरह की वर्ब दी है उसी टेंस में यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा बेहतर फील होगा। और आप लिखेंगे एक्ट अपॉन माई ब्रदर्स एडवाइस, तो सुझाव पर काम करना। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना। अब ये फैलना कैसा? फैलना तो कई बार गुस्से में बढ़ जाने को भी फैलना कहते हैं। कई बार जैसे वाटर आगे बढ़ता जाता है तो पानी को फैलना कहते हैं। तो फैलने के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर जो आप ब्रेकआउट का आपका मीनिंग है ये कुछ इस तरह से है जैसे कि कोई बीमारी फैल जाना या कोई अफवाह फैल जाना, या आप कह सकते हैं कि जंग आगे बढ़ते चले जाना। तो आपने एक सेंटेंस सुना होगा, वॉर ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड जेनेवा। तो यहाँ पर जो ब्रेक आउट है, तो ब्रेक आउट को आप एक तरह से थोड़ी देर के लिए वॉर पर अपना माइंड फोकस कर लें, ठीक है। आग का फैल जाना भी ब्रोक आउट हो सकता है। तो आपने ब्रेक लगा रखा है और वो ब्रेक टूट गया और कोई भी मटेरियल, कोई भी फिनोमिना निकल कर बाहर की तरफ चल दिया तो वह आपका ब्रेक आउट के अंदर जाएगा। यानी ब्रेक टूट गया और कोई चीज़ बाहर निकल आई तो वह फैल गई। आग को अंदर दबा कर रखा गया था, गैस को अंदर दबा कर रखा गया था, लेकिन वो लीक होते ही फैल गई। तो ब्रेक आउट, आउट बाहर आना, तो यानी फैलना। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो यहाँ पर आप कहेंगे वॉर breaks out between many countries।
तो यहाँ ब्रेक आउट का मतलब हो गया फैलना। ब्रेक इनटू, अब ब्रेक इनटू का जो मीनिंग निकल करके आता है, इसको हम यहाँ ग्रीन पेन से लिख दें तो शायद ये सारा ब्लूइश आपको जितना भी सरफेस है कंफ्यूजन कर रहा होगा। तो ब्रेक इनटू का मतलब होगा जैसे कि कोई दीवार है या कोई रूम है तो उसकी जो प्रोटेक्शन है उसको तोड़कर अंदर एंट्री करना, तो हम लिखेंगे तोड़कर एंट्री करना या प्रवेश करना। इसे गांव में कूमल भी कहते हैं, कूमल करना। क्या होता था पुराने टाइम में, जब मकान का जो बैक पार्ट होता था तो जनरली वो इनर रूम होता था, सबसे अंदर का कमरा होता था, उसमें संदूक वगैरह रखे जाते थे और उसके पीछे खेत होते थे। तो खेत से जो चोर होते थे वो तोड़ करके अंदर का सारा सामान निकाल लेते थे, तो पुराने टाइम में उसको ब्रेक इनटू बोला करते थे, तोड़कर प्रवेश करना। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। तो यहाँ पर आपको जो ब्रोक इनटू मिला उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। तो ब्रोक इनटू का मतलब है अंदर प्रवेश करना। तो इनटू प्रेपोजिशन हम कब यूज करते हैं, जब हम चलकर अंदर आते हैं। जब हम तोड़कर चलकर अंदर आए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक इनटू होगा। तो इनटू चलकर आना और ब्रेक तोड़कर तो प्रवेश करना। चोरी के सेंस में ये आपको मीनिंग को याद करा देगा। इसके बाद आता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग, टू स्टॉप फंक्शनिंग। कई बार आप नर्वस ब्रेकडाउन जैसे एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं और कई बार हम ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी में कहते हैं, किसी सिस्टम में कहते हैं जब हमारा राब्ता टूट जाता है। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन को आप टू स्टॉप फंक्शनिंग में हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अब सवाल है कि इस ब्रेक डाउन को स्टॉप फंक्शनिंग से कैसे रिलेट करें और ये हमें कैसे याद रहे। ये एक चैलेंज है, लेकिन हमें लंबे टाइम तक अपने वर्ड्स लर्न करने हैं तो हमें ये सीखना पड़ेगा। तो ब्रेक डाउन, जितनी भी आपकी वर्ब्स हैं उनके आगे अगर डाउन वर्ड लग जाए तो डाउन हमेशा सेंटेंस का नेगेटिव पहलू दिखाता है। यहाँ पर नकारात्मकता होती है, मनफी पहलू होता है। तो ब्रेक के साथ डाउन आने का मतलब है खराबी आना। ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि भाई अप लगेगा तो पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन ब्रेकअप अभी हम बात करेंगे, ये जो फ्रेजल वर्ब है ये भी हमारे पास है। तो अब जो है पॉजिटिविटी के लिए जनरली आता है बट नॉट ऑलवेज। तो ब्रेक डाउन, अगर आपका कोई भी काम ब्रेक डाउन हो गया, नर्वस ब्रेक डाउन हो गया या सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, तो इसका मतलब है कि उसने काम करना एकदम से बंद कर दिया। तो आप कहेंगे माई कार ब्रोक डाउन इन द वे। इट मीन्स ब्रोक डाउन का मतलब हुआ कि मेरी कार ने बीच रास्ते में ही काम करना बंद कर दिया। हमने ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक यूज किया है। आप चाहें तो ब्रेक डाउन को फर्स्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए वर्ब लर्न नहीं है अच्छे से और आपको लग रहा है कि सेकंड फॉर्म में मैं क्या स्पेलिंग यूज़ करूं, तो आप यहां पर डिड नॉट लगा करके सेम स्पेलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो यहां पर आप कन्फ्यूज़न से बच जाते हैं और बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं कि आपका यूजेज बिल्कुल प्रॉपर है। ब्रेक अप, अब देखिए यहाँ पर ब्रेक के साथ अप आया और ब्रेक अप का मतलब भी होता है टू डिसकंटिन्यू। क्या होता है? टू डिसकंटिन्यू। अब टू डिसकंटिन्यू में आप कहेंगे कि जी ये तो बात डिसकंटिन्यू हो गई, तो ये तो बड़ी बुरी बात है। लेकिन अब के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत टायर्ड हो गए हैं और आप थोड़ा सा रिलैक्स चाहते हैं, उसी दौरान स्कूल जो है ब्रेकअप पर जाता है। ब्रेकअप का सोसाइटी के अंदर जो मीनिंग होता है वो होता है अफेयर्स के बीच में दरार आना। तो आइए उसको भी यहाँ पर साइड में अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर ब्रेक वर्ड लिखा और ब्रेक लिखने के बाद हमने यहाँ पर अप लिखा, तो ये ब्रेकअप यानी तोड़, यानी ये नाउन की तरह काम करता है।
हमने लिखा मेकअप, अगर हमने मेक और अप के बीच में ये हाइफन लगाया तो वो कॉस्मेटिक्स बन जाता है, और मेक स्पेस अप अगर हम लगाएं यहाँ से इस हाइफन को हटा दें तो ये वर्ब बन जाती है, यानी फ्रेजल वर्ब। तो उसका मतलब होता है कमी को मेकअप, कमी को पूरा करना। यहाँ ब्रेकअप का मतलब है डिसकंटिन्यू करना, और अगर हम ब्रेकअप करें तो इसका मतलब हो सकता है झगड़ा या अलगाव, तो ये नाउन हो जाता है। तो यहाँ ब्रेकअप का मतलब अफेयर के बीच में कोई दरार आना, रिश्ते के बीच में दरार आना होता है, लेकिन कई बार हमने बोला कि अप जहाँ लग जाए तो वह अप वाला पॉजिटिविटी में भी जाता है। तो स्कूल में ब्रेकअप होता है जब समर वेकेशन आती हैं, जब विंटर वेकेशन आती हैं, तो विंटर वेकेशन और समर वेकेशन की उस स्थिति को हम स्कूल ब्रेकअप कहते हैं। तो हम कहेंगे इसका यूज़ अपने सेंटेंस में हम करेंगे, हम लिखेंगे द स्कूल विल ब्रेक अप for winter vacation from जो भी डेट आपने डालनी हो। तो यहाँ पर ब्रेकअप का मतलब डिसकंटिन्यू से हुआ। अब सवाल ये है कि हमें इसे याद कैसे करना है। हम कैसे याद रखें कि ब्रेकअप का मतलब डिसकंटिन्यूटी है, तो ब्रेक माने टूटना, और अब हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। तो हम एक याद करने के लिए एक टेक्निक या एक तुक बनाने के लिए हम कहेंगे कि भाई जैसे कि हम अपने आप को जब बहुत अनएनर्जाइज्ड हो जाते हैं और हमारी जो एनर्जी लो लेवल पर चली जाती है तो हम वार्म अप करते हैं, और वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज करके। तो अब जो है ग्राफ आपका अब जाने पर होता है, तो एनर्जी अब आपके अंदर आएगी तो स्कूल ब्रेकअप होने के बाद आएगी, यानी कुछ छुट्टियां, कुछ रिलैक्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम ब्रिंग बैक। तो इसका मतलब हुआ याद दिलाना, याद दिलाना। अब एक इसका दूसरा मीनिंग भी होता है जिसे हम लिटरल मीनिंग कहते हैं। तो लिटरल मीनिंग का मतलब होता है कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग मीनिंग निकालना। ब्रिंग लाना, बैक वापस, यानी वापस किसी चीज़ को लाना। तो यहाँ किसी चीज़ को वापस लाना नहीं बल्कि याद दिलाना। हालांकि वो किसी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से वापस आ रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली ब्रिंग बैक को याद दिलाना जब हम कहेंगे तो हम इसको बोलेंगे फ्रेजल वर्ब। और किसी माल को, किसी गुड्स को अगर हम वापस लाते हैं तो वो ब्रिंग बैक होगा और वो फ्रेजल वर्ब नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसको अंडरलाइन करके एक सेंटेंस दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि ब्रिंग बैक का जो है आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए या ये बताइए कि ये कौन सी वर्ब है, तो ब्रिंग आपकी मेन वर्ब कहलाएगी और बैक एक अलग से प्रेपोजिशन या एडवर्ब की तरह से, जिस तरह से भी सेंटेंस को देखकर बताएंगे, यूज़ होगा। लेकिन अगर ब्रिंग बैक का मतलब सिर्फ मेमोरी ओरिएंटेड है तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाएगा, क्योंकि ब्रिंग के साथ बैक का लग जाना मीनिंग को बिल्कुल बदल देता है। तो यहाँ पर ब्रिंग बैक याद दिलाना, तो हम कहेंगे दिस हाउस, इसको यहाँ पर बिलोइंग से लिखेंगे हम, दिस हाउस ब्रॉट बैक माई ओल्ड मेमोरीज। अब क्या करेंगे, इसको हमें अंडरलाइन भी करना है, क्योंकि एग्जामिनर को हमें ये बताना है कि देखो भाई हमने इसको अच्छे से यूज़ कर लिया है। क्योंकि सब्जेक्टिव जब हमारे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें अपना आंसर लिखना होता है और उसको स्पेसिफिकली ये दिखाना होता है कि मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया है, और जो एग्जामिनर है उसको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया, तो अंडरलाइन कर देना अच्छा होगा। इसके बाद है ब्रिंग आउट। तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है हिंदी में प्रकाशित करना। अब यहाँ पर प्रकाशित एक पर्टिकुलर तरीके से यूज़ किया जाना है। प्रकाशित करना पर्टिकुलर मीन्स कि ये जो है किसी किताब के छपने से रिलेटेड संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में आप इसको काम में लेंगे। और अगर आप प्रकाश से मतलब रोशनी ले रहे हैं, रोशनी में लाना, तो इस तरह से लेंगे कि भाई अगर ये चीज़ प्रिंट हो गई है तो पब्लिक के सामने आ गई है, तो रोशनी में आ गई है, ओपन हो गई है, खुल गई है, रिलीज़ हो गई है। तो ब्रिंग आउट।
अब अगर हम इसको लिटरल मीनिंग में लेंगे, लिटरल मीन शाब्दिक अर्थ में कि भाई 2 किताबें ज़रा बाहर लेकर के आइए, तो हम कहेंगे ब्रिंग योर 2 बुक्स आउट ऑफ द बैग। तो ये लिटरल मीनिंग हुआ, क्योंकि किसी चीज़ से बाहर निकालना आपके जैसे वर्ड्स हैं वैसा ही अर्थ दे रहा है, तो ये आपका कहलाएगा बाहर निकालना, और ये फ्रेजल वर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रिंग के साथ आउट लगाकर हम इसको फ्रेजल वर्ब की तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वर्ड्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल वैसा ही मीनिंग आए, कुछ अलग आएगा। तो ब्रिंग आउट का मतलब, अब आप फाइनली ये मान लीजिए जब कोई बुक छपकर बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो, निकल करके आए, पब्लिकली डिस्प्ले हो जाए, तो उसको ब्रिंग आउट कहते हैं। अब जब कोई चीज़ प्रकाशित होती है, छपकर आती है, तो वो ब्रिंग होती है। ब्रिंग मीन्स लाना, आउट मीन्स बाहर। तो जब वो किसी लिमिटेशन से बाहर रिलीज होती है, लॉन्च होती है, बाहर आती है, तो उसको आप आउट लगाकर प्रकाशित करना कहते हैं। तो हम कहेंगे कि ही will bring out his new book soon। तो यहां पर आप bring out को अंडरलाइन करेंगे, उसकी नई किताब जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगी। तो जब आप एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी यूजेज करें किसी फ्रेजल वर्ब को लेकर, तो आप अपने सेंटेंस को छोटा रखें, मीनिंग क्लियर रखें, और बहुत कॉम्प्लिकेशन से बचने की पूरी कोशिश करें। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फोर्थ। तो ब्रिंग फोर्थ का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई रिवील करना। रिवील आपके लिए एक नया वर्ड है इंग्लिश में। रिवील मतलब सामने लाना, या आप इसको अगर हिंदी में ही चाहते हैं तो हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रकट करना। अब प्रकट करने को लेकर कई तरह से अपनी बात कही जा सकती है, लेकिन यहाँ प्रकट करना जो है एक तरह से परिणाम, नतीजा या रिजल्ट के रूप में आपको ब्रिंग फोर्थ यूज़ करना है। जब कभी कभी हमें कोई मीनिंग जल्दी से सीधे समझ ना आ रहा हो, तो मेथड नंबर नेक्स्ट ये है कि हम उस वर्ड के एक प्रॉपर यूजेज को माइंड में सेट कर लें, उसको अच्छे से याद कर लें। और वो यूजेज क्या है, हम कहेंगे इसको हम यहाँ पर ब्लू पेन से लिखेंगे। हम लिख रहे हैं गुड एफर्ट्स ब्रिंग फोर्थ गुड रिजल्ट्स, या गुड रिजल्ट। अच्छे प्रयास अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रिंग फोर्थ, तो ब्रिंग फोर्थ का मतलब प्रकट करना, प्रोड्यूस करना, रिवील करना, शो करना, पेश करना, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब सवाल है कि ये मीनिंग कैसे याद रहे। तो ब्रिंग लाना, फोर्थ आगे। जब हमारे एफर्ट्स अच्छे होते हैं तो वो अच्छे रिजल्ट्स को आगे लेकर आता है। अगर हमारे जो एक्शंस हैं बहुत ही पुअर लेवल के हैं तो रिजल्ट्स बहुत ख़राब आते हैं। तो फोर्थ आगे लाना, ब्रिंग फोर्थ नतीजे के तौर पर रिजल्ट देना। तो यहाँ से आपको ये याद हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल ऑन, और कॉल ऑन का मतलब है मिलने आना। मिलने आना, अब मिलने दो तरह से आया जाता है। यहाँ पर अगर हम अभी साथ साथ आपको एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पर और लिख लेते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, कॉल एट। तो कॉल एट जो है ये भी मिलने आना है, ये भी मिलने आना है। तो आप कैसे याद रखेंगे, कोई भी आया, उसने आपकी डोरबेल बजाई, लेकिन एट का मतलब है क्या, ऑफिशियल विजिट। मान लीजिए कि कोई भी ऑफिसर आए हैं और आपके ऑफिस में कुछ इंस्पेक्शन करना है, या किसी डिपार्टमेंट में अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में उनको कुछ जांच करनी है, तो वो कॉल ऐड करते हैं। हम कह सकते हैं बीए से विल कॉल एट दिस स्कूल। तो कॉल एट का मतलब है कि जाकर के इंस्पेक्शन करना, विजिट करना, ऑफिशियल विजिट करना। और कॉल ऑन मिलने आना, कॉल ऑन को आप याद रख सकते हैं, कॉल ऑन दरवाजे पर कौन।
तो ये कॉल ऑन दरवाजे पर कौन, ये जो बेतुकी सी बात है ये आपको याद दिला देगी कि दरवाजे पर तो मोहल्ले वाले आसपास के लोग आते ही रहते हैं, तो दरवाजे पर कौन, ऑफिसर्स तो दिन में 25 बार आते नहीं हैं। तो इस तरह से कॉल ऑन, ऑन कौन, कौन, ये आपको याद दिला देगा कि ये इनफॉर्मल विजिट है और कोई भी हमारे डेली विजिटर्स नेबरहुड से आते जाते रहते हैं। तो आप लिखेंगे माय नेबर्स, माय नेबर्स कॉल ऑन। तो ये हुआ माय नेबर्स कॉल ऑन मी, मेरे जो पड़ोसी हैं मेरे यहाँ पर विजिट करते रहते हैं। कॉल एट में अभी हमने कहा कि BSA कॉल्स एट माय ऑफिस, तो इस तरह से आपकी ऑफिशियल विजिट हो गई। अब कॉल फॉर, कॉल फॉर को हम याद करेंगे मांग करना या बुलवाना। अब बुलाना और बुलवाना इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। देखिए, अगर हम किसी को आवाज़ दे रहे हैं तो हम बुला रहे हैं। हमने किसी मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट को हमने आवाज़ देकर बुलाया कि भाई यहाँ आइए, तो हम सीधे, ये जो कम्युनिकेशन है दो पर्सन्स के बीच में है, एक लिसनर और एक स्पीकर, तो वो कॉल हुआ। आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को बुलाया, पुकारा। अगर कोई थर्ड पर्सन मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, अपने दोस्त को बुलाने के लिए मैं कोई एक नया आदमी पर्सन हायर कर रहा हूँ और मैंने उसको वहाँ पर भेजा और वो उसको बुला कर ला रहा है, तो मैंने उसे बुलवाया, इट मीन्स कोई और लेकर आया। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि मैं उस व्यक्ति की डिमांड कर रहा हूँ, आप जाकर उसे अरेंज करें। तो वहाँ पर आपका बुलवाना होगा, और बुलवाने में फॉर अलग से लगता है जब 3 लोग टोटल हों। तो आप कहेंगे आई कॉल्ड फॉर, आप कहेंगे आई कॉल्ड फॉर द पियोन। मैंने पियोन को बुलवाया, तो यहां पर आप कॉल्ड फॉर को अंडरलाइन कर देंगे। अगर आपको लगता है कि यही वर्ब यूज करनी है तो आप कहेंगे आई विल कॉल फॉर द पियोन। तो ये फर्स्ट फॉर्म आपकी एज इट इज यूज हो गई। तो ये सेंटेंस आपका यहाँ पर पूरा हुआ। अब सवाल है कि हम इसको कैसे लर्न करें कि कॉल फॉर का मतलब मांग करना, डिमांड करना या बुलवाना है। तो हमने कॉल किया, फॉर किसके लिए, जिसको भी हम आवाज़ लगा रहे हैं तो उसके लिए हमारा पर्पस उस पर्सन को बुलाना है। तो फॉर का मतलब हो गया पर्पस, फॉर का मतलब हो गया डिमांड, तो कॉल फॉर का मतलब हो गया बुलवाना। एक तरीका ये भी हो सकता है याद करने का कि कॉल माने पुकारना, आवाज़ लगाना, और अगर हम बुलवाएंगे तो किससे बुलवाएंगे, फॉर मिस्टर मोहन, फॉर द पियोन, फॉर सम नेबर। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस का सबसे पहले मीनिंग जानते हैं, अचानक से सामने आ जाना। ये अचानक से सामने आ जाना एक विशेष प्रकार की परिस्थिति में आता है। सामने आ जाना विशेष प्रकार की परिस्थिति कैसे, मान लीजिए कि आप खड़े हैं, अचानक कोई चीज़ एकदम आपके सामने आ गई, इसका ये मतलब नहीं है। सामने आ जाना का मतलब है घटित होना। कैसे घटित होना, मान लीजिए हम मार्केट में चल रहे हैं, हम अचानक से एक बहुत अच्छे से शोरूम के सामने पहुंचे, तो आई कैम अक्रॉस अ शोरूम। यानी इसको याद कैसे करेंगे, ये आपको याद कैसे रहेगा कि आप कम कर रहे थे और यहाँ शोरूम आया तो आप उस शोरूम को क्रॉस कर गए, यानी कम अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब पार करना भी होता है। तो ये जो कम अक्रॉस है, अचानक टकरा गए, तो ये आपको याद दिला देगा कि अचानक से हम किसी लोकेशन पर पहुंचे। तो आपका जो सॉल्यूशन है वह यह होगा, I came across a new showroom। तो यहाँ पर आप जब कम अक्रॉस लिखेंगे तो कम अक्रॉस पर, केम अक्रॉस पर या विल कम अक्रॉस, जो भी वर्ब आप यूज कर रहे हो उसको अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना।
सफल होना, तो हमें मीनिंग याद हो गया। याद अगर हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि ये माइंड में कैसे रुका रहे। तो गेट थ्रू, तो याद करेंगे हम। देखिए, जब जो थ्रू होता है तो थ्रू का मतलब होता है से गुजरना, किसी रास्ते से, किसी सिचुएशन से होकर गुजरना। और गेट माने होना या बन जाना। तो जब आप हर सिचुएशन के थ्रू होकर के बाहर होते हैं तो ऑफ कोर्स आप सफल हो चुके होते हैं। आपने सारे सिचुएशन के को थोरोली पार कर लिया होता है। तो गेट थ्रू सफल होना। तो हम लिखेंगे कि यू विल गेट थ्रू नीट दिस ईयर। तो यहाँ पर गेट थ्रू का मतलब क्या निकल कर के आया, जल्दी ही आप इस एग्जामिनेशन को कवर कर लेंगे, पार कर लेंगे, पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वह है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का जो मीनिंग निकल कर के आता है वह है देखभाल करना। अब देखभाल करने को कैसे आप रिलेट करेंगे इस मीनिंग से, ताकि ये आपको हमेशा याद रहे। तो आप कहेंगे कि लुक देखते रहिए, आफ्टर मी और बिफोर मी, मैं हूं या ना हूं आप देखते रहिए। तो जब आप देखभाल करेंगे, अगर हम खुद यहाँ हैं फिर तो ना आफ्टर का मतलब है ना बिफोर का, हम किसी को देख सकते हैं। बट आफ्टर मी तो कोई और देखभाल करेगा, तो आफ्टर खुद आपको याद दिलवा देगा कि लुक आफ्टर का मीनिंग देखभाल करना है। अब हम करेंगे इसका यूज, तो हो जाएगा यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि लुक आफ्टर को अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं मेक आउट पर। मेक आउट का जो मीनिंग है बड़ा ही स्ट्रेंज है, जल्दी एकदम से अगर याद नहीं है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेक आउट का मतलब है समझना। अब इस मेक आउट को समझने से कैसे रिलेट करें, तो देखिए, जब हम अपने माइंड में कोई चीज़ मेक करते हैं, बनाते हैं, और वो हमारे एक्शन के तौर पर आउट होता है, तो जो हमने सोचा हम वैसा करते हैं, जैसा हम समझे हम वैसा करते हैं। तो मेक आउट, हमने अपने माइंड में मेक किया और उसको आउट किया, तो मेक आउट किया। और मेक आउट कब होगा, जब हम किसी चीज़ को समझते हैं। तो मेक आउट का मतलब हो गया समझना। और अगर आप इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आप इसको यूज़ करेंगे मेड आउट। तो अब हम इसको फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करने वाले हैं और हम लिखेंगे I made out your plan। हमें जो भी यूजेज करना है वो बहुत आसान, सीधा और सरल करना है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन या डाउट ना रहे कि क्वेश्चन हमारा जो हमने अटेम्प्ट किया उसका आंसर सही गया या नहीं। तो ये हो गया मेड आउट। ठीक है, या अगर आप ये कहते हैं कि मैं सारी चीज़ समझ चुका हूँ तो आप कहेंगे आई हैव मेड आउट एवरीथिंग। तो इस तरह से आपका ये पूरा पोर्शन यहाँ पर कवर हुआ। अब हम ईयर वाइज आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर के काम कर रहे हैं। तो आपको क्या होगा कि न केवल वो वोकेबलरी मिल जाएगी सभी पास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की, बल्कि उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ मिलेगी। तो इस सारी वोकेबलरी को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी अपने इसी सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।